मेरा नाम है एसके मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर, जिसमें आपको बताई जाएगी अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस का अलजेब्रा। मैट्रिसेस में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम उसी तरह से कुछ ऑपरेशंस मैट्रिसेस में भी होते हैं। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में यानी पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और साथ साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस पे बात करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप अपने नोटबुक और कलम को साथ में लेकर बैठ जाएं और क्लासरूम फील करें। तो आपको पता ही होना चाहिए मैथमेटिक्स फील करने की चीज है। फील आ जाती है डियर मैथ तो कुछ नहीं है। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये इतना आसान चैप्टर है कि किसी को भी अगर इसे पढ़ाया जाए, कोई भी वीडियो लेक्चर को देखे तो वह सीख सकता है। इवन रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब। आप तो स्टूडेंट हैं और आपके पास मेहनत करने की जज्बा भी है और आपके पास माइंड भी है। आप तो आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब बहुत सिंपल चैप्टर होता है, ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर होता है और इंटरेस्टिंग भी। आपको मजा आएगा। देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक टर्म है, उस टर्म को डिस्कस करेंगे। वह टर्म है ये, देखेंगे ध्यान से, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखेंगे ये कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड डिफरेंस क्या होता है। आप सपोज कर लो डियर, आपको मैं टू मैट्रिसेस दे रहा। एक मैट्रिक्स आपको हमने दिया A इक्वल Aij m/n, मतलब कि ये मैट्रिक्स A m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है एंड B को कह लेते हैं, यह एक दूसरा मैट्रिक्स है Bij और ये है R/S ऑर्डर का, राइट। तो ये ऑर्डर देख के पता चल रहा है कि दोनों डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिसेस है। तो आपको बता दूं, अगर ऐसा हो जाए कल के डेट में, R2 मैट्रिसेस लिख देता हूं अच्छे से, 2 मैट्रिसेस, इफ both are same order, then A and B are called conformable for addition and subtraction। That is, क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों सेम ऑर्डर का होगा तो क्या हो जाएगा, M इक्वल R, दैट इज M इक्वल R एंड N इक्वल S। तो अगर M इक्वल R हो जाए, N इक्वल S हो जाए, तो कहेंगे कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B सेम ऑर्डर का है। तो कंपैरेबल के लिए भी सर आप यही बताए थे, बिल्कुल। टू मैट्रिसेस कंपैरेबल तभी होता है जब दोनों सेम ऑर्डर का हो।
सेम कहानी है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन के लिए भी, यानी एडिशन के लिए वह कंफर्म हो गया, अब उसे हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए इक्वल है ऐसा 1 2 3 4 एंड बी इक्वल है, मान लिया हमने कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और बी इक्वल है 1 2 3 4 5 6 एंड सी इक्वल है ऐसा 2 3 4 5। अब मैं कहता हूं कि क्या ए और बी का एडिशन एग्जिस्ट करेगा? नहीं। देखिए, ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जब दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 2 + 3 लिखते हैं, वैसे ही जब दो मैट्रिसेस ए और बी को ऐड करोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे ए + बी। तो मैट्रिक्स ए और बी का अगर एडिशन किया जाए तो क्या एडिशन एग्जिस्ट करेगा? तो चेक, ये है 2/2 ऑर्डर का, ये है 3/2 ऑर्डर का और ये है 2/2 ऑर्डर का। तो ए और बी क्या एग्जिस्ट करेगा? तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए का ऑर्डर अलग और बी का ऑर्डर अलग, दोनों अलग अलग ऑर्डर का है, तो दोनों कंफर्मेबल फॉर एडिशन नहीं है। ए और बी आर नॉन कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अगर टू मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है तो उसे हम नॉन कंफर्मेबल कहते हैं। तो यहां पर ए और बी आर टू नॉन कंफर्मेबल फॉर एडिशन मैट्रिसेस। तो ए और बी एडिशन के लिए नॉन कंफर्मेबल मैट्रिसेस है, मीन ए + बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ए + सी एग्जिस्ट करेगा? तो जरा देखते हैं कि ए + सी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए, ए + सी एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो देखता हूं ए का ऑर्डर 2/2 का है और सी का भी ऑर्डर 2/2 का है। तो ए और सी बोथ आर सेम ऑर्डर, देन ए + सी एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट करेगा। राइट है, ओके। अब सवाल यह है कि हमें तो पता चल गया कि एग्जिस्टेंस कब होगा, यानी ए + बी मीन दो मैट्रिक्स का एडिशन इस दुनिया में कब आ सकता है, इतना तो पता चल गया, लेकिन आएगा कैसे, ऐड कैसे करेंगे? राइट है ना। कब आएगा? जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा, तो इस दुनिया में वो आ जाएगा। अब वो आएगा कैसे, इस पे काम करते हैं, यानी कि ऐड कैसे करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो सुन लेंगे ध्यान से, बिना लिखे मैं बोल देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एडिशन के लिए लिखता हूं यहां एडिशन, तो लिख देता हूं एडिशन obtained by adding corresponding elements, that is, अभी आपने देखा कि मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, बोथ आर सेम ऑर्डर, एज्यूम्ड बोथ आर सेम ऑर्डर। तो यहां पर हमारा ए है एक मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स जो है यह भी m/n ऑर्डर का है। अब दोनों का सम तो एग्जिस्ट करेगा, दोनों का एडिशन एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो होगा कितना, तो देखिए यहां साफ साफ लिखा गया है कि ऑब्टेन बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तब मुझे एडिशन मिलता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, पहले वाले मैट्रिक्स का A11 तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का B11, इसका A12 तो इसका B12। डेफर करने के लिए इसको A से कह रहा हूं और इसको B से कह रहा हूं। तो
अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वह ऐसा होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। करस्पॉन्डिंग कैसे? अगर यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी 1 1, यहाँ 2 2 है तो यहाँ भी 2 2, यहाँ 1 3 है तो यहाँ भी 1 3, राइट? ओके। सबसे जो है मुद्दे वाली बात क्या है, बहुत बार हमें क्वेश्चन मिलता है बीच में और इसे हम लोगों को समझना होता है, तब जाकर आंसर करना होता है कि ठीक है डियर, ये वाला मैट्रिक्स भी m बाई n ऑर्डर का है, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी m बाई n ऑर्डर का है, तो जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर ऑफ दैट a एंड b। तो जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद उसका भी ऑर्डर इसी a और b के जैसा होगा। तो a m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स, b m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स, दोनों का एडिशन जो आ रहा है उसका भी ऑर्डर m बाई n ऑर्डर। ठीक है, ओके। अब यहां पे सवाल है कि a प्लस c मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम a को यहां लिख देते हैं। तो a कितना है डियर? 1 2 3 4। अच्छा, एंड c इज नथिंग बट 2 3 4 5। अब इसे ऐड करना है। तो यार इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी नहीं लग रहा है, इसीलिए आप इस पे ज्यादा दिमाग खर्च ना करें और आसानी से इसका आंसर लिख लें। कैसे लिखेंगे? तो करस्पॉन्डिंग को ऐड करना है। 1 किसके साथ ऐड होगा? तो ये वाले 2 के साथ। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, ये वाला 2 इस 3 के साथ ऐड होगा। करस्पॉन्डिंग देखिए, करस्पॉन्डिंग कैसे, ये है A12, ये है B12, तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 5। 3 और 4 ऐड होगा तो 7, 4 और 5 ऐड होगा तो 9, राइट? तो ये एडिशन के लिए हो गया। सेम थिंग सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल कब होगा? जब सेम ऑर्डर का हो। दोनों के लिए यहां पे हमने लिखा है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कहानी है कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। एंड ऑब्टेन बाई एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग की जगह पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सपोज आपको यहां पे माइनस का निकालना था, तो क्या करते? कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कर देते, यानी 1 2 से माइनस हो जाता, 2 3 से माइनस, सॉरी 2 से 3 माइनस हो जाता, 3 से 4 माइनस हो जाता, एंड 4 से 5 माइनस हो जाता। ठीक है ना? माइनस के बारे में फिर अलग से बात करेंगे, समझाने के लिए आपको बताए थे। आई होप आपको ये 2 बात समझ में आ गई है कि मैट्रिसेस तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों सेम ऑर्डर का हो। कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिसेस ही हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, बट दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जब 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो तब उसका एडिशन एग्जिस्ट करेगा और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर वही दोनों पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर के जैसा होगा। और ऐड कैसे होगा? तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके इसका वैल्यू पता करी जा सकती है। तो बात करते हैं हम एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्रॉपर्टीज समझना इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि मैं ना भी बताऊं और केवल एक लाइन आपसे कह दूं तो शायद आप समझ सकते हैं। ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो एडिशन की प्रॉपर्टीज है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड कैंसिलेशन लॉ, ये सारे चीज, ये चारों चीज ऑर्डिनरी अलजेब्रा में यानी नंबर सिस्टम पे काम करता है, नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। सेम मैट्रिसेस में भी ये काम करता है। अगर 2 मैट्रिसेस कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन है, इफ A and B are conformable for addition, अगर ये दोनों एडिशन के लिए कंफॉर्मेबल है तो पहली नंबर बात,
ये कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव, यानी इसमें कम्यूटेटिविटी होता है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, आप a प्लस बी लिखे हो तो ये कम्यूट कर जाएगा, कम्यूट, a प्लस बी या b प्लस a, जैसे नंबर सिस्टम में होता है 2 प्लस 3 5 या फिर 3 प्लस 2 भी 5 होता है। सेम वैसे ही टू मैट्रिसेस को जब आप ऐड करते हो उनका ऑर्डर बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आते हैं, तो ये कम्यूटेटिव होता है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव, तो ए बी एंड सी कर देते हैं, ए बी एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, 3 मैट्रिसेस हैं, तो ये एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएट कर जाता है, यानी ए बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट लगाया, इसका सेंस है कि बी और सी को ऐड कर लो पहले, एंड देन जो रिजल्ट आया बी प्लस सी का उसे लाकर ए में ऐड करो, कुछ वैल्यू आएगा, नोटिस कर लिया। अब मैं पहले ए और बी को ऐड करा और ये ए प्लस बी का जो रिजल्ट आया उसको लाकर सी में ऐड करा, तो इसका कंप्लीट रिजल्ट आरएचएस का और एलएचएस का जो रिजल्ट नोटिस करा था पहले, ये दोनों सेम होता है। तो इस तरह से अगर ब्रैकेट का वेरिएशन हो और वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो रहा हो तब हम कहते हैं कि वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको बता दें, आप सपोज कर लो कि ए m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और एक दूसरा नल मैट्रिक्स हमारे पास है जो भी m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन ये ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट हमारा एज इट इज ए ही मिल जाता है, यानी रिजल्ट में कोई चेंजिंग होता ही नहीं है, तो वह एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। लाइक जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में जीरो को आप ऐड करोगे तो वह नंबर एज इट इज आ जाता है, यानी आंसर में वो खुद आ जाता है। सेम वैसे ही जब किसी मैट्रिक्स में सेम उसी ऑर्डर के नल मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज यही मैट्रिक्स मिलेगा आंसर में, तब हम कहेंगे कि ये जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब आप याद करेंगे कि जीरो इज एडिटिव, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। लेकिन ध्यान में रहे कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ही उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि ये 3/3 ऑर्डर का है और ये 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, नहीं, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन, फॉर एडिशन देखेंगे ध्यान से। सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, राइट। अगर ऐसा है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, यानी ये और ये कैंसिल होकर रिजल्ट हमें b इक्वल टू सी देगा। ये है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। वहीं अगर ऐसा होता b प्लस a इज इक्वल टू सी प्लस a, तो ये c और a कैंसिल हो जाता और हमें रिजल्ट क्या देता डियर, तो ये रिजल्ट देता b इक्वल सी। तो इसको कहते हैं ये राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ रही है आपको, कैंसिलेशन लॉ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है, राइट। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखेंगे ध्यान से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट।
राइट। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, फाइंड सम ऑफ a इक्वल साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स cos square x sin square x and b equal cos square x sin square x sin square x cos square x, राइट। इसका सम फाइंड करना है, यानी a प्लस बी मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगा भाई? तो पहले तो लिख देते हैं, समझना है ना हम लोगों को पहली बार में, तो लिख देता हूं। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्लस ऐड करना है। अब बी को यहां लिख दूंगा, तो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो क्या करना है आपको डियर? ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा? तो देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होता है, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस ऐड हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये और ये वाला दोनों ऐड होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। और सारी दुनिया को पता है, इवन रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, सबको, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है। तो आपको ही पता होगा, एकदम पता होगा, आपको तो और पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, लिखा है a इक्वल डी आई ए जी स्मॉल में। ऐसे लिखने का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिसेस, एंड b इक्वल भी लिख दिया गया डी आई ए जी, ठीक है। इसमें लिख दिया गया -8 11 18। अब इसका सम फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ रहे होंगे कि अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है 3 0 0 0 4 0 0 0 -7, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है ये केवल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी तो सब 0 होता है। अब जब इसको ऐड करना हो ना, तो बहुत आसान सी बात होती है, a प्लस बी इक्वल कुछ नहीं डी आई ए जी, ऐड कर लेना है 3 -8, बाकी सब तो 0 था ना। 3 और -8 कितना हो जाएगा डियर? -5। 4 और 11 15 हो जाएगा, कॉमा देना है। -7 18 क्या हो जाएगा डियर? 11। दिस इज द आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट इफ a equal 2 4 3 2 and b equal 1 3 -2 5 then find a minus b। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए मैं बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ध्यान में रहे कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। जब हमेशा नहीं होता है तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी में या फिर उस लॉ को ये फॉलो कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होता है, लेकिन एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसमें करता है। कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। तो देखिए, हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल, a को लिख देना है 2 4 3 2 -1 3 -2 5
कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करना है। 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 माइनस का 5। रिजल्ट क्या आएगा डियर? यहां 1 1 5 -3। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question: If 9 -1 4 -2 1 3 equal 8 plus 1 2 -1 0 4 9, then find A का वैल्यू फाइंड करें। बहुत आसान सी बात है ना। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको सेपरेट करना है। चलो ठीक है भैया, तो ए को मैं एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, 9 -1 4 2 1 3 सॉरी -2, जो यहां था वो लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1 2 -1। बोला ना कि जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो कहानी होल्ड होता है सो इसमें भी होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 से 1 8 हो जाएगा, -1 -2 -3 4 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -2 से 0 एज इट इज, 1 से -4 -3, 3 से -9 -6 इक्वल A। मिल गया A की वैल्यू, है ना? सिंपल। ओके, एक और क्वेश्चन लेता, नेक्स्ट। राइट, देखो गया ध्यान से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, फिर और भी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपको ऑफ मैट्रिसेस, तो आपको बता दें स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट। ध्यान में रहे, जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो तो नॉन जीरो स्केलर को हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट। मान लीजिए हमारे पास लेमडा एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, एंड ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है ना? तो कहा लेट लेमडा इज अ स्केलर एंड ए इक्वल ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। देन देयर मल्टीप्लीकेशन लेमडा ए इक्वल लेमडा ए आई जे इक्वल ए आई जे लेमडा अंदर हो जाएगा। इसका मतलब था कि ये जो लेमडा बाहर था वह लेमडा उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। देखेंगे कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहता हूं कि आप मुझे 2a बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखा, a मतलब 1 2 5 3 4 6। अब ये जो 2 बाहर था ना, तो यहां बता रहा है कि ये लेमडा बाहर था, अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ये अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 10 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 8 एंड ये 12। राइट? ओके, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास K एंड L आर 2 स्केलर्स। मान लीजिए 2 स्केलर्स हैं, तो नंबर फर्स्ट देखेंगे। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर K प्लस L है और इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैट्रिक्स इस दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है? एंड सेकेंड वन इज, मान लेते हैं आप कि 2 मैट्रिक्स है A प्लस B
और इसमें स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पर स्केलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ka प्लस kb। ध्यान में रहे a प्लस बी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज, मान लीजिए kl इंटू a है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले k और l को मल्टीप्लाई कर लो या फिर इस a के साथ l को मल्टीप्लाई कर लो या फिर l को बाहर रखो, k को a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये दोनों तो स्केलर्स हैं, स्केलर तो कहीं भी कम्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि माइनस k इंटू ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस a के साथ शिफ्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आप ka लिखकर माइनस को बाहर भी रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर बात करेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए, आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, ठीक है ना। आप जब मेहनत करते रहेंगे ना तो ये आपको समझ में नहीं आए इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि कैसे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। कहते हैं ना कि परिंदों को उड़ने दो हवाओं में, जो अपने होंगे खुद वापस आएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए ना, आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट तो झक मार के आएगा, समझ रहे हैं ना बात, मेहनत कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x if y equal 3214 and 2x plus y equal 10 minus 32। ऐसा है ये क्वेश्चन। यहां पर जो x लिखा गया और देखिएगा मैं कैपिटल लिखा और मैं कहा था आपसे कि मैट्रिसेस को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, सिंपल है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इसी इक्वेशंस के हेल्प से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस y की वैल्यू एज इट इज पहले से दिया हुआ था तो लिख दो 14 इक्वल 10 माइनस 32। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सेपरेट करना होता है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको उचका देते हैं इधर। तो 10 माइनस 32 माइनस 3214, राइट है। ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, अब माइनस है बीच में इसलिए -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा एंड दिस इज -2। 2x इक्वल, राइट। बट मुझे तो x में इंटरेस्ट है क्योंकि यहां मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2 ट्रांसपोज होगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, -2 -2 -4 -2। अब ये 1/2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या होता है अभी बताया आपने आपको कि जब मल्टीप्लाई में है बाहर तो अंदर सभी एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर सभी एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो अल्टीमेटली 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा डियर मुझे x इक्वल मिलेगा -1 -1 -2 एंड -1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is that simplify cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। ये कॉस थीटा कहां है, इस मैट्रिक्स से बाहर है, तो क्या ये कहां जाएगा, अंदर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इंप्लाइज कॉस थीटा से इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तमीज से लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा, प्लस इससे अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा। ऐड करना है, ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होता है, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ऐड हुआ, तमीज से लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसमें जीरो, ये इसमें जीरो, ये इसमें, तो तमीज से लिखने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पहचानते हैं आप ना, वन है, ओके, जीरो जीरो, ये भी पहचानते हैं आप, वन इक्वल टू I2। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is find x plus y if 2 into x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 equal 7 6 15 14। क्या कहा गया आपसे, कहा गया कि आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करो जब मैं आपको ये इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो पहली बात क्या करना है आपको, इस 2 से अंदर सब में मल्टीप्लाई करना है ना, कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6। अब देखना इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो 7 6 15 14, ये उधर ट्रांसपोज हुआ तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस 4 1 2, ओके। ये डियर 2x 10 14, हालांकि इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते ना तो ये ऐसा रिजल्ट देता कि इस 2 से जाकर डिवाइड हो सकता था, मे भी। अब सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आया, 6 से माइनस 4 10 हो जाएगा, 15 से 1 14 हो गया, 14 से 2 12 हो गया। देखिए 2 से डिविजिबल है, वैसे भी कर सकते थे, ओके। हमें इंटरेस्ट है x प्लस वाई निकालना है, यानी कि x का वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, तब ना ऐड कर लेंगे फिर। तो यहां पे हो जाएगा, आपको पता है ना, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको याद है, टू मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 है एंड 2y माइनस 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग 12 है। तो यहां से तो x की वैल्यू मिल गया 2 ना, और यहां से अब 6 जाएगा ट्रांसपोज होकर तो इसको बनाएगा 18, और यहां से y की वैल्यू मिला 9। फाइनली x प्लस वाई इक्वल 2 प्लस 9 दैट इज 11 इज द राइट आंसर, ओके। कम टू द नेक्स्ट। तो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 into 130x plus y012 equal 5618, then find x plus y। तो देख लो डी, आसान सी कहानी। तो यहां पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो गया 6 0, दिस इज 2x प्लस
y012 इक्वल 5618, राइट। ऐड करना है, ऐड मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग को ऐड करना है। दिस इज 2 प्लस वाई, दिस इज 6, दिस इज 0 प्लस 1 दैट इज 1, 2x प्लस 2 दैट इज 2x प्लस 2 इक्वल 5618। अब यहां लिख दोगे आप बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या है? टू मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, दैट इज 2 प्लस वाई इक्वल 5 एंड दिस इज 2x प्लस 2 इक्वल 8, y इक्वल 3, 2 को ट्रांसपोज करा तो एंड 2x इज इक्वल टू 6, 2 ट्रांसपोज हुआ तो x इक्वल्स टू 3, बोथ आर सेम, therefore x plus y equal 3 plus 3 that is 6 will be the right answer। तो इसकी कितनी वैल्यू हो गई डियर? इसकी वैल्यू हो गई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यहां पे सॉल्व 2x माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 30 332 एंड 2y प्लस y कैपिटल, बिकॉज मैट्रिसेस है ना, कैपिटल x कैपिटल y, 2y प्लस x इक्वल 4 15 माइनस 14 4। सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x और y, उसकी वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली टू मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस अपने आप में एक मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर 2x माइनस वाई लिखा गया राइट में, इक्वल मैट्रिक्स ले, इसका मतलब x और y अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो हमें मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में आप खूब बनाए होंगे, बट यहां मैट्रिक्स नहीं हुआ करता था, नंबर हुआ करता था। कोई कहानी है एलिमिनेशन। तो यहाँ y में माइनस है, y में प्लस है, मैं सोच रहा हूं कि y को एलिमिनेट कर दूं। 2x माइनस वाई इक्वल क्या है? 3 माइनस 30 332, और ये है तमीज से लिखने पर x प्लस 2y इक्वल 4 15 माइनस 14 4। एलिमिनेशन करना है, तो क्या मैं इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर ऐसा करता तो ये बन जाता 4x और ये बन जाता 2y, राइट, y कैपिटल, और इस 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये बनता 6, ये भी बनता 6, ये हो जाता माइनस 60 और ये हो जाता 64, राइट, सही है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो अपोजिट साइन वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम साइन वाला ऐड 5x, और ये क्या हो जाएगा 10, कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड होता है ना 6 4 से, माइनस 60 15 से, तो माइनस 45 6 और ये 14, कितना हो गया? ये माइनस में है डियर, तो माइनस का 8 और ये 64 से, तो ये हो गया ऐड हो रहा है ना, तो 68 ऐड हो रहा है एक्चुअली। अब मुझे x चाहिए, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? ये 5 ट्रांसपोज होगा, तो 1/5 10 माइनस 45 माइनस 8 68, ये हो गया x की वैल्यू। सिमिलरली y निकालने के लिए y को एलिमिनेट कर दो, या फिर इस x का वैल्यू लाकर इस इक्वेशन फर्स्ट में, इसको अगर फर्स्ट कह ले तो इसको सेकंड कह ले, या फिर x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस
क्या होता है। आप पहले तो समझ लें कि कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, समझे। कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, आप मान लीजिए कि आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं। एक ए है जो m/n ऑर्डर का है और एक दूसरा मैट्रिक्स है जो r/s ऑर्डर का है। अब ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं वैसे लिख दिया ए बी। अब ये ए और बी प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल कब होगा, ये बात समझना है। तो ध्यान देना है कि ये वाला m/n ऑर्डर का है और ये वाला r/s ऑर्डर का है। ये पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्रीफैक्टर, इसको बोलते हैं प्रीफैक्टर, और ये बी को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। हो सकता है कि अगर बी ए लिखा जाए तब इस बार ये बी कहलाएगा प्रीफैक्टर, यानी जो पहले लिखा गया वो प्रीफैक्टर है और जो बाद में लिखा गया है ये पोस्ट फैक्टर है, ठीक है। तो प्रीफैक्टर का कॉलम, प्रीफैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो अगर आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, फिर से रिपीट कर दें। प्रीफैक्टर का, प्रीफैक्टर यानी जो पहले आ रहा है, प्रीफैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। ध्यान में रखेंगे, प्री का कॉलम पहले का बाद वाला, पहले का बाद वाला, कैसे याद रखना है, प्री का कॉलम पहले का बाद वाला, तो ऑटोमेटिक उल्टा हो गया, बाद वाला का पहले वाला, ऐसे याद रख सकते हैं, पहले वाला का बाद वाला, पहले वाले के बाद वाला, यानी प्री का कॉलम पोस्ट का रो इक्वल हो जाता है, तो कहते हैं कि मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिसेस है। अब ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिसेस तब होता जब n इक्वल r होता। m और s कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n और r इक्वल होना चाहिए। इस बार ये किस ऑर्डर का था, r/s का, a किस ऑर्डर का है, m/n का। इसमें मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जरा सोचिए, s और m इक्वल होता, जब s इक्वल m होता, यानी प्री का कॉलम और पोस्ट का रो इक्वल होता, तो कहते हैं कि अच्छा अब बी ए एग्जिस्ट करेगा, यानी कि बी और ए कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान में रहे, इसमें ऑर्डर बहुत नेसेसरी होता है, इसीलिए मैं कहा। अब आपसे मैं पूछूं ए बी कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिसेस कब होगा, कन्फर्मेबल कब होगा, ए बी बोला तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि n इक्वल टू आर, और कहा था कि बी एंड ए, बी पहले बोला है, ध्यान में रखना है, बी एंड ए कन्फर्मेबल कब होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो बी पहले बोला तो बी का बाद वाला और ए का पहले वाला इक्वल होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर नेसेसरी है, इस बात को ध्यान में रखना है, जिस ऑर्डर में लिखा गया उसी ऑर्डर में डिसाइड होगा प्री फैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर, राइट है, इतना दिमाग में रखना है। तो मैं इसे रब कर देता हूं, तो देखिएगा। अब सपोज कर लीजिए कि मैं इसे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें रिजल्ट मिला
सी। तो ये एग्जिस्ट कब किया? जब n इक्वल टू आर है, जब ये और ये दोनों इक्वल है तब एग्जिस्ट किया। चलिए एग्जिस्ट कर गया। अब आपको बताएं कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, मान लीजिए मैट्रिक्स सी मिला। अब इस सी का ऑर्डर क्या होगा, इस बात को समझना जरूरी है। तो इस सी का ऑर्डर जो है, जो बचा हुआ है एम और एस, एम और एस, तो एम बाई एस ऑर्डर का होगा। तो अब जरा मुझे बताएंगे, ए है 2/3 ऑर्डर का, बी है 3/4 ऑर्डर का। तो मुझे बताएं कि जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिलेगा ए बी, तो इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा जरा बता दें मुझे। 2/4, 2/4। पहले तो चेक कर लेंगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो दिखा हमने कि अच्छा एग्जिस्ट तो करेगा, पहले का बाद वाला का पहले वाला इक्वल है, सेम है। इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑर्डर 2/4 ऑर्डर का, राइट है। अच्छा एक मैट्रिक्स में लिखता हूं, दो मैट्रिसेस यहाँ पे 3/2 ऑर्डर का एंड बी लिख दिया 4/3 ऑर्डर का। बताइए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा डियर? तो पहले वाले के बाद वाला और बाद वाला का पहले वाला, यानी कि प्री का कॉलम पोस्ट का रो इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा यहां पर ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा जरा मुझे बताएं, चेक कर लेते हैं। बी है आपका 3/4 ऑर्डर का और ए है 2/3 ऑर्डर का, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। लेकिन ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, इस केस में देखिए तो ए बी तो एग्जिस्ट नहीं किया, क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? चेक कर लेते हैं। बी का ऑर्डर 4/3 ऑर्डर का और ए का ऑर्डर 3/2 ऑर्डर का, तो डेफिनेटली बी ए एग्जिस्ट कर रहा है। और जब एग्जिस्ट कर रहा है तो जो रिजल्ट आएगा बी ए, इसका ऑर्डर क्या होगा डियर? तो 4/2 ऑर्डर का, राइट। ये कंसेप्चुअल बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब तो हो गया कि चलो ठीक है, पता चल गया कि ये दुनिया में कब आने वाला है, आएगा कैसे, कैसे लेकर आएंगे, इसको सीखना है, ध्यान देना अच्छे से। मैं सिखाता हूं कि इसका प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्लियर हो चुका है कि हमारा ए जो है ये ए आई जे है, और ये किस ऑर्डर का है? तो एम आई एन ऑर्डर का है। और हमारे पास बी है जो है बी आई जे, और ये किस ऑर्डर का है? तो एन बाई एस ऑर्डर का है। तो बताइए ए बी एग्जिस्ट करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, क्यों? कॉलम रो इक्वल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एक रिजल्ट आने वाला है, मान लीजिए कि सी आया। अब इस सी का ऑर्डर क्या होगा? तो सी का ऑर्डर एम बाई एस ऑर्डर का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है ना? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 और यहां पे मैट्रिक्स है 4 2 1। अब बताएं मुझे ये किस ऑर्डर का है? तो 3/1 ऑर्डर का है। और ये किस ऑर्डर का है? तो 1/3 ऑर्डर का है। मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा? करेगा ना? बिल्कुल करेगा, क्योंकि कॉलम रो इक्वल, तो एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला वो किस ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का। 3/3 ऑर्डर का होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा। ओके, जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। कैसे आएगा चेक कराते हैं आपको, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? प्री का रो उठाते हैं और पोस्ट का कॉलम उठाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कराते हैं, तो 1 × 4,
1 इंटू का 4, ठीक है। ओके, ये कौन सा एलिमेंट है डियर? तो A11 है, ध्यान में रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ये कौन सा एलिमेंट है? A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि 2 में मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 इंटू 2। अब ये जो लिखने वाले हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो फिक्स रहेगा ना, ये कॉलम वाइज घूम रहे हैं हम लोग, तो 1 फिक्स है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे, अब यहां जो एलिमेंट आने वाला है वो कौन सा है? 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 4, ठीक है। अब यहां जो आने वाला एलिमेंट वो कौन सा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। अब आपको क्या लाना है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहां पर यही ना आता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1, ठीक है ना। अब यहां जो एलिमेंट आने वाला वो कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 4। अब यहां एलिमेंट आने वाला है वो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 2। अब यहां जो एलिमेंट आने वाला है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 3 इंटू 1। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि प्री वाला का रो पकड़ना है और पोस्ट वाले के कॉलम में घूमना है, लिख देना है रो वाइज। फर्स्ट का रो पकड़ना है, सेकंड का कॉलम पकड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। खैर यहां पे ऐड करने वाली बात अभी तक नहीं आई है, दूसरा एग्जांपल लेंगे ऐड करने वाली बात आएगी, अभी इतना ही समझिए। फर्स्ट का रो लेना है, सेकंड का कॉलम लेना है, मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज रो वाइज लिखते जाना है जैसा कि हमने लिखा, ठीक है। अब यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या देगा? 4 1 जा 4, तो फाइनल रिजल्ट हो गया 4 2 1 8 4 2 12 6 3, ये हो गया फाइनल आंसर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो देखिएगा डियर, एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 2 1, राइट, प्रोडक्ट कराना है। ये है आपका 2/3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऐसे, इधर से क्या उठाना है? रो 1 2 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम से, 1 3 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम से मल्टीप्लाई 2 4 6। फिर अब क्या आना है मुझे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है 3 4 1, किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 3 5। ये हो जाएगा 3 4 1 मल्टीप्लाई किससे? कॉलम के साथ, 2 4 6। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, फिर प्लस 2 3 जा 6, प्लस 3 5 जा 15, फिर यहां पर 2 1 जा 2 8 18, फिर यहां पे 3 12 5, फिर उसी तरह 3 2 से तो 6, 4 4 से 16, बीच में प्लस और ये 6। अब ऐड करा लो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 ना, ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 28, ये ऐड होगा तो 20, और ये ऐड होगा तो 28, राइट है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा तरीका बदलेंगे समझाने का। हम आपको बहुत सारे तरीका अप्लाई कर रहे हैं कि कौन आपको क्लिक कर जाए। जो तरीका आपको क्लिक कर जाए उसको फॉलो कर लीजिए। इसी को मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, कैसे करना है
अभी समझाया यहाँ पे लिख लिख कर रो वाइज कॉलम वाइज। अब यहाँ पे आपको समझना है, इधर से रो उठाना है, इधर से कॉलम उठाना है। इधर से रो पकड़ लेना है, एक फिक्स करना है रो को, इधर कॉलम में घूमते रहना है। तो रो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। रो पकड़ के रखना है, इधर कॉलम जब तक खत्म ना हो जाए। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, प्लस का कसम लेके रखना है, प्लस 12। अब खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? कॉलम। जब कॉलम खत्म हो गया तो अब सेकेंड रो में आ जाएंगे, फिर ये रो को पकड़ रहेंगे, कॉलम वाइज घूमेंगे। 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, प्लस 4 4 जा 16, 1 6 जा 6। ऐड करा लो, जो रिजल्ट आया वो आंसर नहीं है। तो कितना हो गया? 17, और ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, और ये ऐड होगा तो 20, और ये ऐड हुआ तो 28। ओके, तो ये तरीका है मल्टीप्लाई करने का। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना? ओके, इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना? तो देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा, फाइंड ऑर्डर order of AB if A is 3/4 order and B is 4/3 order। तो AB का ऑर्डर बताइए। तो AB का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो वो पहले देख लें कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो AB तो एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर कहलाता है। तो ये हो गया 3/3, राइट है? ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, इफ 1 2 3 4 3 1 2 5 इक्वल 7 11 k 23, देन फाइंड k। अगर इतना है तो आप k का वैल्यू फाइंड करें। ये एक्चुअली k लिखा हुआ है, k का वैल्यू फाइंड करें। तो प्रोडक्ट पहले कराना है, तो कैसे करना है? ये रो उठाना है, इधर से कॉलम उठाना है। ओके, मल्टीप्लाई 1 3 जा 3 4 जा, अच्छा सॉरी 2 2 जा 4, प्लस के साथ रो पकड़ के रखना है जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। 1 1 जा प्लस 2 5 जा 10। फिर अब कॉलम खत्म हो गया, सेकेंड रो में आएंगे। अभी इस वाले रो को पकड़ेंगे और इसको घुमाएंगे कॉलम वाइज। 3 3 जा 4 2 जा 3 1 जा और 4 5 जा 20, राइट? इक्वल 7 11 k 23। ओके, ऐड करें तो ये हो गया 7 11, और ये हो जाएगा 17, और ये हो गया 23, इक्वल 7 11 k 23। अब क्या लिखोगे? बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस k इज इक्वल 17। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, राइट है? कम टू द नेक्स्ट। प्रॉपर्टी पे आएंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इफ 2 3 5 7 इंटू 1 -3 -2 4 इक्वल -4 6 -9x, देन फाइंड x। तो x का वैल्यू निकालिए, राइट? ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे ध्यान से, पहले तो आपको प्रोडक्ट कराना है ना। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट कराते हैं। तो इधर से रो उठाना है और इधर से कॉलम उठाना है, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई तो -6। फिर अब ये रो पकड़ के रखना है, कॉलम वाइज मूव करना है। ये हो जाएगा -6, 3 4 जा 12, प्लस रहेगा हर बार। अब कॉलम खत्म, मूव टू सेकेंड रो। 5 1 जा 5, माइनस हो जाएगा 14। फिर अब इससे -15 प्लस 28 इक्वल -4 6 -9x, राइट? अब आगे बढ़ोगे डियर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा व्हाट?
minus 9 and this is 13, राइट है ना, 13 इक्वल -4 6 -9x। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 13 इक्वल टू x, x इक्वल टू 13 विल बी द राइट आंसर। ओके, अच्छा अब यहां पे बात करेंगे आगे की कहानी, प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे जो मैं बता रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है कि ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मान लीजिए कि कहीं ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1002 इंटू 3004। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डियर? तो देखना, ऐसे फिर ऐसे करो मल्टीप्लाई। क्या होता है? 3 बन जा 3 प्लस 0 3 आएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। राइट है, आया? तो ये मान लो कि A है और ये B है, तो हमने AB निकाला। अब इस बार जरा BA निकालते हैं, BA निकालते हैं। तो BA निकालेंगे तो B को पहले लिखेंगे 3004 इंटू ये लिख दिया 1002। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये ऐसे फिर ऐसे, तो 3 बन जा 3 प्लस 0, फिर इसमें 0, फिर इसमें 0, फिर इसमें 8। अच्छा, यहां तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल हुआ, यहां हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का हो और उसे मल्टीप्लाई करा जाए, सेम ऑर्डर के 2 डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए, तो ए बी और बी, यानी कि डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। बाकी का हमेशा हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो जनरली ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है ना? ओके। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कैसे? 3 बन जा 4 2 जा, बाकी सब 0 0। वैसे अब आपसे कहूं कि मल्टीप्लाई, ये बताइए DIAG 13423 और फिर यहां कहा जाए DIAG 56 A इक्वल एंड दिस इज B इक्वल। अब आपसे मैं कहता हूं कि ए बी बताइए तो क्या होगा? तो आप कहिएगा ए बी इक्वल टू बी ए होगा। कितना होगा? तो 5 2 जा 10, 3 6 जा 18 हो गया डायगोनल मैट्रिसेस। अगर इसको लिखा जाए पूरा अच्छा से तमीज से तो कैसे लिखोगे? 10 0 0 18 हो गया। राइट है? तो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एकदम शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ओके, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड दिस इज एसोसिएटिव। सेकंड इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना? अगर कन्फॉर्मेबल एज्यूम्ड कर लिया जाए, ऐसे ए बी सी ऐसा प्रोडक्ट, अब ये वाला ब्रैकेट वैरी करा जाए, और ये वैरी तब कर सकता है जब ये कन्फॉर्मेबल हो, यानी कि ए बी कन्फॉर्मेबल हो और इसके रिजल्ट में सी भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर कन्फॉर्मेबल है, कन्फॉर्मेबल एज्यूम्ड है, उस केस में ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि एसोसिएटिव होता है। ठीक है ना? जब मान लीजिए कि बी सी एग्जिस्ट किया, ठीक है ना,
ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे ए बी भी एग्जिस्ट किया, लेकिन ए बी का सी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब कम्यूटेटिविटी सॉरी एसोसिएटिविटी के बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं। हम तब सोचेंगे जब यहाँ पे कन्फर्मेबल एज्यूम्ड हो, तब कहेंगे कि अच्छा ये एसोसिएटिव होता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और यहाँ बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ध्यान में ऑर्डर नेसेसरी है, यानी कि ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? ये राइट साइड होना चाहिए, तो बी ए लिखेंगे, नॉट ए बी। यहां पर ए बी लिखे, ए पहले था, यहाँ ए बाद में है, तो बी ए लिखेंगे प्लस सी ए, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। ओके, एक बात ध्यान में रखेंगे आप, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कह लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, और इसका मल्टीप्लाई हम i के साथ कराएंगे। ये तभी होगा जब i m बाई m ऑर्डर का होगा, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, तभी ना होगा। i m ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है ना। ए के इक्वल ही होगा, यानी किसी मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए इटसेल्फ मिलता है, राइट। और मान लीजिए कि ए पहले लिखते हैं, m बाई n ऑर्डर का है, तो i n होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, किसी भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हमें मिलता है, राइट। ओके, अब दूसरी बात है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टी नंबर 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी नॉन जीरो है, नॉन जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तभी भी इसका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, तभी भी इसका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे आप देख लें यहां पर 0 0 1 0 और इंटू 0 0 0 1। देखिए यह भी नॉन जीरो है, यह भी नॉन जीरो है, यानी दोनों नॉन मैट्रिक्सेस नहीं है, लेकिन इसका अगर प्रोडक्ट कराएं तो 0 0 आएगा। तो ध्यान में रखना, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो है या बी जीरो है। तो अगर ए बी इक्वल जीरो है तो ये नॉट नेसेसरी कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। हो सकता है कि दोनों नॉन जीरो हो, तो ये बात ध्यान में रखना है। जैसे हम बहुत बोलते हैं ना कि x इंटू वाई इक्वल जीरो, तो लिखते हैं आइदर x जीरो और y जीरो। तो ये कहानी मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस तरह का रिलेशन अगर आता है तो हम नहीं कहेंगे कि ए जीरो होगा, हम नहीं कहेंगे कि बी जीरो होगा, जब तक उसकी पूरी बात को पकड़ नहीं ले। समझ रहे बात ना? इसलिए दिखाना मैं चाह रहा था आपको कि ए बी जीरो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो है, कोई जरूरी नहीं है कि बी जीरो है। देखिए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो इसलिए यहां कहना यह है कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो है तो ये कोई जरूरी नहीं कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, राइट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। इसी में थोड़ा सा हम आपको एक और बात बता दें, इसमें ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स तो ऑलरेडी हम पढ़ा ही चुके हैं आपको, तो यहाँ पे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर ए बी बराबर जीरो है तो इस ए और बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी जीरो होगा। दोनों का सेपरेट, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। या तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा या बी का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, लेकिन जस्ट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर ये है तो ये होगा, ये हो सकता है, लेकिन ये हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना है तो ये हो सकता है डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। एक और बात देखिएगा ध्यान से
किसी भी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स के साथ, जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका मल्टीप्लिकेशन मैं कराना चाहूं एक जीरो मैट्रिक्स के साथ, तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3 4, राइट, और ये वाला जो है जीरो, इसका कॉलम इसका रो। देखिए अगर हम इसका प्रोडक्ट कराएंगे बिल्कुल प्रोडक्ट होगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो कुछ और हो जाएगा। ये 2/2 ऑर्डर का है और ये 2/3 ऑर्डर का है, तो रिजल्ट जो आएगा वो 2/3 का हो जाएगा, 2/3 ऑर्डर का हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट कराने पर जो रिजल्ट आया वो 2/3 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि नल मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करेगा, ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना? ओके, अब बात करेंगे हम लोग आगे की। ध्यान देंगे प्रोडक्ट इटसेल्फ, प्रोडक्ट इटसेल्फ समझे। प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या होता है? मान लीजिए ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। जैसे होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, अगर ए को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो a रेज पावर n आएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, ये है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना? अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ चीजें सेट होता है, कुछ यहां पर जब ये हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो यहां पे कुछ न्यू टाइप के मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस होते हैं। नंबर फर्स्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है ना? यहां आने से पहले आपको एक चीज बता दें, जब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट इटसेल्फ का, तो यानी इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस का, तो i का पावर 2 कर दो, i का पावर 3 कर दो, i का पावर 4 कर दो, यानी i को, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको चाहे आप जितना बार मल्टीप्लाई करो हमेशा मुझे ये i देने वाला है, हमेशा i देगा। पहले नंबर केस। दूसरा नंबर की a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो बहुत बार हम क्या लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बी आएगा और एक बार ए बी आएगा। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमेशा नहीं हो सकता है। ये तब हो सकता है जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, और ये किस केस में ज्यादातर हो सकता है? ज्यादातर क्या हमेशा हो सकता है किसमें? जब डायगोनल मैट्रिसेस हो। दूसरे में भी पॉसिबल हो सकता है मे बी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में फिक्स है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सब जगह होगा ये गारंटी नहीं है, इसीलिए ये वाला चीज हमेशा के लिए वैलिड है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अगर ऐसा हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिल जाए तो कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए then matrix is called idempotent matrix. Note कर लेना, a matrix A is called idempotent matrix if A square equal to A. Second one, involutory matrix. Involutory matrix देखेंगे involutory matrix क्या है। अगर होता A square equal to I आ जाता, यानी A इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान देंगे नंबर 30, अगर a रेज पावर n इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड साथ ही साथ a रेज पावर n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? यानी a की पावर n 0 हो गया, लेकिन उसके पहले वाला
उसके पहले वाला पावर कोई भी, जैसे मान लीजिए a की पावर 5 जीरो हो गया तो a की पावर 3 जीरो नहीं होना चाहिए, a की पावर 4 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n। मान लीजिए कि a की पावर 5 भी जीरो आ गया, a की पावर 3 भी जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन a की पावर 3 बराबर जीरो आया था, इसीलिए कहेंगे कि नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन इज दैट, यहां पर इफ a इक्वल 2 - 1 3 2 एंड b इक्वल 0 4 - 1 7, देन आप 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i का वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको a स्क्वायर की नीड है तो a स्क्वायर निकाल लेंगे। a स्क्वायर मीन्स a इंटू a, तो a मतलब 2 - 1 3 2, फिर यहाँ पर a एक बार और 3 2 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो और इधर से कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -3, फिर इसका इसके साथ -2, इसका इसके साथ -2, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, 3 -3 3 2 2 जा 4, क्या आ गया डियर 1 -4 प्लस छूट गया था 12, ये हो जाएगा आपका 1, a स्क्वायर मिल गया। नाउ इसकी वैल्यू चाहिए तो 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i इक्वल, चलो देखो डियर यहाँ पर 3 का एज इट इज a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है 1 - 4 12 1 -2, b का वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया है -17 प्लस i। तो ध्यान में रखें i हम उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का हमारा a और b है, तो i उसी ऑर्डर का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - 12, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो ये हो जाएगा 36 -2 से मल्टीप्लाई होगा 0 8 -2 14 प्लस 1 0 0 1। अब तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने आता ही तो कर लेंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाला को पहले ऐड कर लेंगे 3 + 1 4 हो गया, -12 0 -12 होगा, 36 0 36 होगा, 3 और 1 ऐड होगा 4 होगा, माइनस ये वाला चीज 0 8 -2 14। अब सब्ट्रैक्ट कराना 4 से 0 तो 4 होगा, -12 से -8 -20 हो जाएगा, 36 से -2 होगा, माइनस माइनस प्लस 38 हो जाएगा। अच्छा एंड देन आगे बढ़ेंगे तो 4 से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो -10 हो जाएगा। ये हमारा इसका वैल्यू मिला, राइट है। तो अभी बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं बाहर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे आइडेंपोटेंट पे और नील पोटेंट्स पे और इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस पे, और जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हमने किया है इसकी भी बात करेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, और साथ साथ हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, और फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ शॉर्टकट्स की बात भी हम लोग करेंगे, दिखाएंगे आपको कि बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन कैसे 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।